हेलो क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वैश्विक महामारी के दौर में घर में रहेंगे और सुरक्षित होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सबको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का नेक्स्ट चैप्टर, जिसे हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कहते हैं, तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले जो भी आपके सेमेस्टर्स हैं, उनमें जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इसका हमेशा यूज़ होगा। या कहीं भी आप रहेंगे पढ़ाई के अलावा, जब आप नौकरी में जाएंगे तब भी इस चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन का अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्शन का सीधा सीधा एक मतलब होता है कि नियर स्ट्रक्चर नियर टू फेल्योर। जितना डिफ्लेक्शन उतना फेल होने का चांस। इसलिए जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं तो डिफ्लेक्शन हमारा मेन चेक होता है कि भाई हम केवल एक ही काम करते हैं कि लोड लगा के डिफ्लेक्शन चेक करते हैं कि भाई 5 किलो न्यूटन पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, 10 किलो न्यूटन पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, 20 किलो न्यूटन पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। उसी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के आधार पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर 100 किलो न्यूटन तक इसको बियर कर सकता है, या ये बीम जो है 100 किलो न्यूटन बीम तक 100 किलो न्यूटन लोड तक इसको बियर कर सकती है। 101 किलो न्यूटन लोड लगाएंगे तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी 101 किलो न्यूटन के बाद से इसमें फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी बीम में उसके डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन होता है वो किसी भी बीम में वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उसकी स्ट्रेंथ और दूसरी उसकी स्टिफनेस। पहले स्ट्रेंथ का मतलब है कि भाई एक्यूरेटली स्ट्रांग होना चाहिए रजिस्ट करने के लिए लोड को, जो लोड उस पर आ रहा है और उस लोड की वजह से जो शियर फोर्स जनरेट हो रहा है और जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, स्टिफनेस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर उस पर जो है लोड लगाएं और उस लोड को हटाएं तो क्या करें, वो जो बीम जो डिफ्लेक्ट हुई थी वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, यानी कि वो जो डिफ्लेक्शन उसके अंदर आ रहा है उसको वो क्या कर ले, रजिस्ट कर ले। ठीक, तो अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो आप फिगर में देख सकते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर लोड कोई लोड नहीं लगाया है तो वो सिंपली सपोर्टेड है। फिर हमने उस पर एक डब्लू लोड लगाया। डब्लू लोड लगाने के बाद उसमें देखा कि हमने डिफ्लेक्ट कर गई बीम डिफ्लेक्ट करिए किस पे, तो किस पे की है, अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो होता है वो सेंटर पे होता है, और वो कितना हुआ है, वो वाई मैक्स है। डिफ्लेक्टेड शेप देखिए आप, कर्व में आई है, कर्व में, जिसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कर्व कहते हैं। तो यानी ये एक उस पर बेंड हो रही है, और बेंडिंग की जब बेंड हो रही तो मतलब है कि किसी न किसी एक स्लोप पे बेंड होगी। तो एक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, स्लोप, डिफ्लेक्शन और कर्वेचर ऑफ बीम में। इस रिलेशन से हम कितना मोमेंट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है किसी भी बीम में, ये हम सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, कोई एक डायग्राम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, जिसपे एक डी एस बेसिकली क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप है। वही डिफ्लेक्टेड शेप जो अपना पीछे डिफ्लेक्ट हुआ था डब्लू लोड लगाने के बाद। डब्लू लोड लगाने के बाद ये बीम अपनी क्या हुई थी, डिफ्लेक्ट हुई थी। इसी को हमने क्या लिया, स्मॉल इसकी लेंथ को ले लिया है डी एस। ठीक है, जिसको हमने डी एस लेंथ ले लिया है, और जिसे हमने ए और बी उसमें कहा है, सॉरी ए और बी, और ये क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब डिफ्लेक्ट होगी तो किसी न किसी टेंजेंट पे होगी और इसका कुछ ना कुछ कर्वेचर होगा। तो अगर हम इसको ए और बी को थोड़ा सा सर्कुलर लेके जाएं तो सपोज कर लेते हैं सी जो होगा इसका सेंटर ऑफ रेडियस होगा। ठीक है, जहाँ पे इसका रेडियस होगा। अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा एंगल बना रहा है किससे, ए पॉइंट से, और अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा किससे एंगल बना रहा है, बी पॉइंट से। ठीक, और डी अल्फ़ा अपना क्या है, डी अल्फ़ा बेसिकली क्या है, एंगल विच द टेंजेंट एट मेक ए एक्स एंड एक्स एक्सिस पे जो एंगल बना रहा है। ठीक है, तो डी एस अपना क्या हो गया, स्मॉल लेंथ ऑफ ए बी हो गया, सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ द आर्क हो गया, जिसपे बीम क्या हुई है, बेंट हुई है। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, एंगल विच द टेंजेंट एट ए मेक विथ एक्स एक्सिस। अल्फा प्लस डी अल्फा क्या हो गया, एंगल विच द टेंजेंट
बी मेक विथ वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, तो एक ट्रायंगल बन के रहा है अपने पास एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना है, डी अल्फा है, डी अल्फा। ठीक, और डी एस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर डी अल्फा। डी एस क्या है अपना, डी एस क्या है, आर्क है। ठीक, और आर क्या है, रेडियस है। डी अल्फा क्या है, एंगल है। तो डी एस इक्वल टू आर डी अल्फा कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि टेन डी अल्फा इक्वल टू डी एस अपॉन आर। डी एस मतलब आर्क, आर मतलब रेडियस। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग सीधे सीधे पता, हमें पता है टेन अल्फा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये रिलेशन हमें पता है। तो टेन अल्फा की जगह अपना क्या है, अभी टेन डी अल्फा है। आर्क की वैल्यू कितनी दी है, डी एस, और रेडियस की वैल्यू कितना दिया है, आर। यही तो है। और हम लोग टेन डी अल्फा को लिख सकते हैं केवल डी अल्फा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। तो डी अल्फा इक्वल टू डी एस अपॉन आर। तो यहाँ से हम लोग आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी अल्फा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो वन बाई आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी अल्फा अपॉन डी एस। डी एस भी कह सकते हैं, डी एक्स भी कह सकते हैं, जो भी है, क्योंकि जो डी एक्स है वो स्मॉल लेंथ है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम सीधे सीधे डी अल्फा अपॉन डी एक्स। तो वन बाई आर इक्वल टू डी अल्फा अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकंड बात की, कि सेकंड पॉइंट की, कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर एक्स एंड वाई, को जो कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट ए पे, उसका जो कोई पॉइंट है ए, उसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, अगर उससे हम कुछ रिलेशन निकालना चाहें तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बताइए, सॉरी यहाँ पे कैसे बताएंगे। डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें टेन अल्फा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो टेन अल्फा को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा जो टेन अल्फा है बहुत स्मॉल है। तो अल्फा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विद द हेल्प ऑफ एक्स। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अल्फ़ा अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और डी अल्फ़ा अपॉन डी एक्स को हम लोग पहले से रिलेशन पता है, अभी ऊपर जस्ट हमने देखा कि उसको हम लोग वन बाई आर लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और एक हमारे पास रिलेशन है एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा अपन वाई। ये एक रिलेशन था जो हमने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में देखा था। वहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर। हमें मोमेंट निकालना है, तो यहाँ से एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई आई इंटू आर बाई आर। ठीक, तो एम इक्वल टू ई बाई आई, और वन बाई आर की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एम इक्वल टू हो गया ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये जो रिलेशन हम लोगों ने निकाला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाला जो भी सेमेस्टर्स होंगे उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, उस पर हम लोग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करेंगे, कंक्रीट की बात करेंगे, स्टील की, इस चीज़ का हर जगह यूज़ आएगा, हर जगह। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है किस चीज़ पे बेस्ड है, बेसिकली अगर हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट पे ही तो बेस्ड है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखिए। अब हमें एक थोड़ा सी चीज़, ये जो बॉक्स के अंदर बताया मैंने उसको मैं बताने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो y इक्वल टू क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। y इक्वल टू क्या होता है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या होता है, ये अपना स्लोप होता है। स्लोप को फिर अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आता है, ये बेंडिंग मोमेंट होता है। अब बेंडिंग मोमेंट को फिर डिफरेंशिएट कर दें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होता है, अपना शीयर फोर्स होता है। और शीयर फोर्स को फिर से अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो डी पे पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स पे पावर 4, ये क्या होता है, अपना लोड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो बॉक्स में रिलेशन दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से।
अगर डिफ्लेक्शन दिया हुआ है और हमें शियर फोर्स निकालना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास शियर फोर्स निकल जाएगा, 4 बार कर देंगे तो लोड आ जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात मैं नहीं करूँगा, साइन कन्वेंशन आप अपना बना लीजिएगा, जो भी बनाइएगा उसको वहाँ पे बॉक्स में एग्ज़ाम में या कॉपी में जहाँ भी आपको लिखना होगा उसको डोनेट कर दीजिएगा कि भाई एक्स जो है निगेटिव हमारा डाउनवर्ड है और पॉजिटिव हमारा अपवर्ड है, हॉगिंग होगी तो निगेटिव होगा, सैगिंग होगी तो पॉजिटिव होगा, ये आप इसको वहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, तो डिफ्लेक्शन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अपने पास 3 मेथड है। पहला कौन सा है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा मोमेंट एरिया मेथड, तीसरा मैकुलेज मेथड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी बीम में अगर उस पर लोड लग रहा है तो उस लोड की वजह से जो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है और कितने स्लोप पे आ रहा है इसको हमें पता करना है। तो इसके लिए तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिसमें से डबल इंटीग्रेशन और मोमेंट एरिया मेथड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकुलेज मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यूनिवर्सिटी के आप लोग क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उसमें बहुत सारा बार पूछा गया है कि कोई बीम दे दिया गया, डिफरेंट तरह की बीम दिया, उस पर कुछ लोडिंग लगा दिया है, पॉइंट लोड लगा दिया, यूडीएल लगा दिया और पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, शियर फोर्स कितना होगा, या डिफ्लेक्शन दे दिया उसके हेल्प से लोड पूछा है। तो ये सब जितनी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम लोग इन तीनों मेथड्स के हेल्प से हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।